अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 4 का टॉपिक डिस्कस करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है आइए देखते हैं। पहले हम इसके बारे में जनरल बात करते हैं। ये देखें, एक डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि एक उसने हैमर एक उठाया हुआ है, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर उसका जो होल वेट जो है वो कन्फाइंड कर रहा है एक पॉइंट पर। जितना भी मास है वो एक पॉइंट पर कन्फाइंड है। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को हम डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स देखें, अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मेन पोजीशन ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जो सिस्टम की मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। देखें, इसमें वर्ड यूज़ हुआ है मेन पोजीशन का। तो यहाँ पे देखें, मास के लिहाज से हम मेन पोजीशन लेंगे। तो अगर एक मास, लाजमी नहीं कि हर कोई भी मास लें उसका सेंटर ही हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास होता है, बल्कि ये जो पॉइंट है मेन पोजीशन लेते हैं, मास वाइज उसकी मेन पोजीशन हमने लेनी है। दूसरा क्या है, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज़ कन्फाइंड, कि जिस पॉइंट पर टोटल जो मास है बॉडी का वो कन्फाइंड कर रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में ना हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बॉडी रोटेट करती है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है वो पॉइंट कि जहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी रोटेट ना करे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी वो विदाउट रोटेशन मूव करे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट प्रोड्यूस नो टॉर्क। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा और बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन, और बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करेगी जब आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हमारी बुक में गिवन है। अब ये देखें, दो मैसेज लिए हुए हमने, टू अनइक्वल मैसेज हैं और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ओ से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे। तो ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेशन आपने, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? कंसीडर बॉडी ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ए एंड बी। हमने दो पार्टिकल ले लिए ए और बी एंड कनेक्टेड बाय लाइट रॉड, और उनको एक लाइट रॉड से कनेक्ट कर दिया। लेट ओ इज़ अ पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी। अब हमने सपोज कर लिया कि ओ कोई पॉइंट है ए और बी के दरमियान। ये स्टूडेंट्स, हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है जिसमें दो अनइक्वल मैसेज हैं। एक ए मैस है, दूसरा मैस जो है वो बी है, और उनके दरमियान हमने कोई ओ पॉइंट रख लिया, उनके दरमियान जो कहीं पे भी उनके दरमियान वाक़ है। तो अब क्या होगा, अगर ये ओ पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो इसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि अगर हम इस पॉइंट ओ पर फोर्स लगाएं तो बॉडी को विदाउट रोटेशन मूव करना चाहिए। अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ये सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए यही कंडीशन होती है कि वो पॉइंट कि जहाँ पर अगर आप फोर्स लगाएं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करे। तो जब हम फोर्स लगाते हैं इस पर तो क्या होता है कि बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है। देखें, यहाँ पर हमने इस पर फोर्स लगाई ओ पर, तो बॉडी विदाउट रोटेशन वो मूव कर रही है। अच्छा अब देखें, ओ के अलावा अगर आप कहीं फोर्स लगाते हैं, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया ना, कि आप सेंटर ऑफ मास पे हमने फोर्स लगाई और बॉडी विदाउट रोटेशन मूव कर रही है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी बजाय इस पर कहीं, ठीक है, जो हमारा स्मॉल मास है उसके करीब किसी पॉइंट पर फोर्स लगाएं, या लार्ज मास है उसके करीब किसी पॉइंट पर फोर्स लगाएं, तो क्या तब भी बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करेगी? आइए देखते हैं। डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ फोर्स एक्ट्स एल्सवेयर ऑन इट। अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या बॉडी तब भी विदाउट रोटेशन मूव करेगी?
देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये हम ए फोर्स एक्ट्स नियर द स्मॉल मैस, अगर हम स्मॉल मैस के करीब फोर्स लगाते हैं, देखिए ये हमारे पास डायग्राम थी जिसमें दो मैसेज हैं, एक हमारे पास लार्ज मैस है, एक स्मॉल मैस है। ये तो हम पॉइंट ओ के अलावा, इस पॉइंट ओ के अलावा अगर हम कहीं पे और फोर्स लगाते हैं, तो पहला केस ये है कि हम स्मॉल मैस के करीब, हम किसी पॉइंट स्मॉल मैस के करीब फोर्स लगाना चाहते हैं, देन क्या होगा। देखें, अगर आप फोर्स लगाते हैं स्मॉल मैस के करीब, अब ये देखें हमने ओ पर फोर्स नहीं लगा रहे, हम अपने जो फोर्स एग्जर्ट की है वो नियर स्मॉल मैस की है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखें कि ये जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एज वेल एज बॉडी मूव भी कर रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखें, अगर आप नियर में, अब हमने जब फोर्स लगाई स्मॉल मैस के करीब, तो क्या हुआ, बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट भी कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मैस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट कर रही है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो लार्ज मैस है इसके करीब फोर्स लगा के देखते हैं, इफ फोर्स एक्ट्स नियर द लार्ज मैस, अगर आप लार्ज मैस के करीब फोर्स लगाते हैं तो लार्ज मैस के नियर फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या, जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मैस से नीचे हमने लार्ज मैस की तरफ फोर्स अप्लाई की है, तो बॉडी देखें, बॉडी दोबारा से रोटेट करना बॉडी ने स्टार्ट कर दिया है, और अब बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो अब देखें, दोनों कंडीशंस में सेंटर ऑफ मैस ओ पॉइंट ओ के अलावा जब हमने इधर स्मॉल मैस की तरफ फोर्स लगाई या लार्ज मैस की तरफ फोर्स लगाई हमने, तो दोनों कंडीशंस में बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट भी कर रही है। लेकिन जब हम पॉइंट ओ पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी ओनली मूव करती है विदाउट रोटेशन। तो पॉइंट ओ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेंटर ऑफ मैस। तो किसी भी मैस में, किसी भी सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मैस, एक ही पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पर जो फोर्स अगर आप लगाते हैं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। और अब जो सेंटर ऑफ मैस होगा किसी भी पॉइंट का, वो एक ही पॉइंट होगा, ठीक है, पूरी बॉडी में एक ही पॉइंट होता है जो उसका सेंटर ऑफ मैस होता है। और अगर आप उस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करती है। उसके अलावा अगर आप आइदर किसी भी साइड पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट, मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करेगी। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी जो है आप इसको टेक्स्ट बुक से आप रिवाइज़ करें इसको। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो स्टूडेंट्स, अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.20। ये जो फिगर हमें नज़र आ रही है, अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड towards its center. The pull of earth action on a particle is equal to its weight. These forces acting on the particles of a body are almost parallel. The resultant of all these parallel forces is a single force equal to the weight of the body. A point where this resultant force acts vertically towards the center of earth is called the center of gravity। कैपिटल जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द बॉडी। जी तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में इसको हम रिव्यू करते हैं, क्या समरी क्या है इसकी। अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी जो बॉडी है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक ही बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखें कि जो अर्थ है, ज़मीन उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मींस जो अर्थ है वो बॉडी के अंदर मौजूद हर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। अब जो उसकी अर्थ की जो फोर्स है, द पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। अब जो एक पार्टिकल के ऊपर अर्थ की अट्रैक्शन की जो फोर्स लग रही है वो उस पार्टिकल के वेट के इक्वल होगी। अब जितने पार्टिकल्स हैं उतनी ही पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, और सारी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, या वर्टिकली डाउनवर्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
अब देखें इस डायग्राम को कि इस डायग्राम के अंदर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। एक बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हैं और अर्थ जो है वो हर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उस पर एक फोर्स लगा रही है। अब देखें ये जो ब्लू ब्लैक एरोज से ये हमें डायरेक्शन शो की गई है फोर्स की। तो अब इसमें देखें कि हर पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है, जितने भी पार्टिकल हैं, आप किसी भी पार्टिकल की एग्जांपल ले लें, उन पे जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि अर्थ सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है इनको और इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये जो फोर्सेस हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो जो फोर्सेस लग रही होंगी पैरेलल फोर्सेस होंगी और ये फोर्सेस, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो उस पार्टिकल के वेट के इक्वल होगा। तो अगर हमने रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट इसका किस तरह आएगा कि जब हम इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेस इज़ अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। लेकिन जो एक पार्टिकल पे फोर्स लग रही है वो सिंगल पार्टिकल के वेट के इक्वल है। अगर आपने तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना है तो वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका वेट भी एडअप हो जाएगा और टोटल बॉडी का वेट आ जाएगा। तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी वो बॉडी के टोटल वेट के इक्वल होगी। ए पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो पॉइंट जहाँ पर ये जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ये स्टूडेंट्स की अब क्या डेफिनेशन क्या है, जो कि अपने ये डेफिनेशन जो है स्टार्ट पे हम लिखेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन आपने स्टार्ट पे लिखनी है जो पिंक बॉक्स में है और उसके बाद ये पैराग्राफ जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डेफिनेशन आप स्टार्ट पे लिखेंगे और ये पैराग्राफ जो है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे आप और देन ये आपने ये पैराग्राफ लिखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears to act vertically downward is called center of gravity of body. A point where whole weight, जहाँ पर बॉडी का जो मुकम्मल वज़न है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी का कंप्लीट वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करे उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब ये जो हमें, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, अब कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हैं वो हमें दिखाए गए हैं। इसमें अब पहले हमारे पास क्या चीज़ है कि एक अगर हम रॉड एक ले लेते हैं, ठीक है, तो रॉड के लिए क्या होगा कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लाइज इन द पॉइंट एट अ पॉइंट वेयर इट इज़ बैलेंस्ड। तो जहाँ पर ये रॉड बैलेंस होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप कोई भी रॉड लें, उसको एक वेज के ऊपर रखें तो एक पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाएगा, उसको हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसी तरह से देखें कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट होगी उसका अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहेंगे तो वो उसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी। देखें ये जो डायग्राम है ये हमें एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, ये स्क्वायर आपके पास ले लें या कोई रेक्टेंगुलर शीट आप ले लें, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होगा। ये इसके जो दो डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन है वो इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरीके से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट मीडियंस, ठीक है। तो ये अगर आप एक रेक्टेंगुलर शीट, अगर आप एक ट्राइंगुलर शीट की बात करें तो ट्राइंगुलर शीट में क्या होगा, ये जो डायग्राम डी है एक ट्राइंगुलर शीट हमें दिखाई गई है, तो इसके हमने मीडियंस ड्रा करने और मीडियंस ड्रा करने के बाद, ठीक है, उनका जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस तरह इसमें मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है। तो आपने ये जो टेबल है ये, ठीक है, इस पेज को आपने, ये बॉक्स जो बना हुआ है पिंक कलर में, आपने इसको MCQs के लिए अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसमें देखें मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बताए गए हैं। जी नेक्स्ट है, इसी का आपके पास ये एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर कोई इरेगुलर शेप, अगर आप हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो थिन लैमिना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इनरेगुलर शेप थिन लैमिना, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे। देखें ये तो हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे स्क्वायर है,
सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है तो और सिलेंडर है, तो इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमें नॉन है, ठीक है। और अगर कोई इरेगुलर शेप हो जिसकी कोई सिमेट्री ना हो, तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ द यूज़ ऑफ प्लम लाइन। तो एक जो सिंपल मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का वो प्लम लाइन है, ठीक है। इसको एमसीक्यूज़ के लिए आप अंडरलाइन कर लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए जो एक सिंपल मेथड यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लम लाइन कहते हैं। अब प्लम लाइन होता है क्या है, आमतौर पे प्लम्बर्स के पास होता है जिसमें एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के साथ एक जो आयरन बॉब है आमतौर पे उसे हैंग किया होता है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग हो जाती है, ठीक है। रेस्ट पे जब आप इसको सस्पेंड करते हैं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे आती है अपने वेट की वजह से। तो प्लम लाइन क्या होती है, अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, एक मेटल बॉब होती है इसमें, लेड और ब्रास, जो कि लेड या ब्रास की हो सकती है, सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग, जिसको एक स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया होता है। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब आप उसको फ्रीली छोड़ते हैं, सस्पेंड करते हैं, बाय द स्ट्रिंग इट रेस्ट्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जब आप इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा, सस्पेंड करने से ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे आता है अपने वेट की वजह से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो क्या होगा जब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के एग्जैक्टली बिलो होता है। तो इसमें देखें कि हम एक प्लम लाइन, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, किसी भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इरेगुलर कोई शेप अगर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो उसका आपने किस तरह से फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ प्लम लाइन। तो देखें एक्सपेरिमेंट क्या है, टेक एन इरेगुलर पीस, ये प्रोसीजर है इसका, टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लें आप इरेगुलर पीस हो जिसका, मेक होल्स ए बी सी जिस तरह डायग्राम में दिखाए हुए हैं उसमें होल्स बना लें। नियर एज फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, और दीवार पे एक आपने कील लगा लेना है। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स, और फिर क्या करें कि होल्स आपने कार्डबोर्ड में 3 होल्स बना चुके हैं आप ए बी सी, तो क्या करें किसी भी होल को उस नेल के साथ सपोर्ट कर दें, ठीक है। नेल के साथ आपने कार्डबोर्ड को सपोर्ट करना है वाया होल्स जो आपने होल्स बनाए हुए हैं। अब देखें, सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। अब क्या किया हमने इसमें कि हमने कार्डबोर्ड लिया एक, ठीक है, इरेगुलर पीस लिया कार्डबोर्ड का, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने तीन जो थे वो होल्स ड्रा कर लिए, और होल्स ड्रा करने के बाद दीवार के साथ हमने एक नेल जो है वो फिक्स करना है, और उसके बाद आपने नेल के साथ इनको फिक्स करना है, जो कार्डबोर्ड है उसको हैंग कर देना है किसी भी एक होल के ज़रिए से। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो होल ए हमने बनाया था उसको हमने नेल के साथ अटैच कर दिया है, और आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो है कार्डबोर्ड जो है वो फ्रीली मूव कर सके, कार्डबोर्ड जो है वो फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कार्डबोर्ड को अगर हम यूँ मूव करवाते हैं तो एज अ पेंडुलम ये फ्रीली मूव कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। तो जब हम इसको मूव करवाते हैं तो कार्डबोर्ड जो है वो नेल के जस्ट बिलो जो है वो रेस्ट में आता है। वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन हंग फ्रॉम द नेल। तो आप एक प्लम लाइन के ज़रिए से, ये देखें एक प्लम लाइन जो है, प्लम लाइन को हमने हैंग किया उसके साथ होल के साथ, और ये एक वर्टिकल लाइन हमारे पास आ गई। अब आप क्या करें कि बोर्ड के ऊपर पेंसिल से ये वर्टिकल लाइन जो है आपने वो ड्रा कर लेनी है। फिर इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन, रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी। अब आपने सेम प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर रिपीट करना है होल बी के लिए। द लाइन फ्रॉम बी विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जी, तो बी से जो लाइन होगी वो भी एक पॉइंट जी पे जो है इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम द होल सी, देन आपने होल सी को जो है नेल के साथ लगाना है, ठीक है, नेल के साथ अटैच करके दोबारा आप रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि सी से भी एक लाइन आ रही होगी जो कि पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करेगी। It will be found that all the vertical lines from the holes A, B and C have the common point G।
तो जितने भी ये वर्टिकल लाइंस हैं ए बी सी होल से, इनका एक कॉमन पॉइंट जी होगा। दिस कॉमन पॉइंट जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड, और ये जो कॉमन पॉइंट जी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो देखें, हमने एक कार्डबोर्ड लिया इस एक्सपेरिमेंट में, उसमें होल्स ड्रा किए, होल्स को एक नेल के साथ लगाया और प्लम लाइन यूज़ करते हुए हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की। अब तीनों होल्स के लिए हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली, और जो इन तीनों वर्टिकल लाइंस का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी आया हमारे पास, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस इरेगुलर शेप कार्डबोर्ड का। इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं।